इस तरीके से सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है, डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की जाती है और पत्नी मुकर जाती है लास्ट स्टेज पे। क्या उस पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो परिस्थितियां जो इसमें बताई गई हैं, यदि आप एडवोकेट हैं तो कोर्ट में कई बार आपने ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का लीगल क्वेश्चन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से सीधा जुड़ा हुआ है कि जब पति पत्नी के बीच में कोर्ट में कई सारी कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, एक दूसरे पे कई सारे मुकदमे कर दिए जाते हैं। पहले तो पत्नी के द्वारा शुरुआत की जाती है मोस्टली केसेस में, और उसके बाद पति के द्वारा भी कई सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जब समय बीतता है 2 साल 3 साल और कई कई मामलों में तो 10 साल 15 साल, तो उन्हें और उनके परिवार को एहसास होता है कि इससे क्या हो रहा है, इससे कुछ हल तो निकल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का पैसा मिल जा रहा है, वो भी पति क्या करता है, अगर 10,000 का मेंटेनेंस तय होता है तो 5,000 देता है, 2,000 देता है, परेशान करता है। एक बार में नहीं देता, जो तय हुआ वो दे दे। तो इस तरीके से वो परेशान भी करता है। और तो इससे क्या हो रहा है, कुछ हल नहीं निकल रहा है, इससे दोनों का जीवन बर्बाद ही हो रहा है आगे। अगर पति को सजा भी मिल जाएगी तो भी क्या होगा, पत्नी यहाँ पर संतुष्ट हो सकती है कि मैंने सजा दिला दी, लेकिन अंततः यहाँ बहुत लंबा समय उसे कोर्ट में देना पड़ेगा। दोनों के परिवार वाले समझते हैं एक समय के बाद कि इन दोनों का सेटलमेंट हो जाए, दोनों के टर्म एंड कंडीशन के आधार पर इनका सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाए और दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स लेके अलग रहें, और चाहे तो फिर बाद में वो दोनों अलग होके शादी कर लें कहीं और नहीं चाह रहे हैं तो ऐसे ही रहें, अपना खुशी खुशी अपना स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करें। तो ऐसी परिस्थिति आती है, और जब वो दोनों पक्ष तय हो जाते हैं, पत्नी पक्ष और पति पक्ष, कि हम ये सेटलमेंट करेंगे और म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स पिटीशन दाखिल करेंगे, उसमें ये सब टर्म एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी। तो उस तक क्या होता है, जब म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स पिटीशन दाखिल कर दी जाती है, दोनों पक्ष के द्वारा आपसी सहमति से दाखिल की जाती है डिवोर्स के लिए पिटीशन। इसमें मोस्टली शर्तें क्या होती हैं वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो एक तो इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा बता दिया जाता है कि हम जब डिवोर्स पिटीशन, ये म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स पिटीशन दाखिल करेंगे तो शुरू में ही आप हमें इतना रुपए दे देना। पत्नी पक्ष का जो मेंटेनेंस तय हुआ जैसे कि 50 लाख रुपए, तो शुरू में आप हमें 10 लाख या 15 लाख दे देना, जब जिस दिन ये कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो, जब ये पिटीशन दाखिल हो, तो वो 10 लाख रुपए दे देता है। जो म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स दाखिल होता है उसी दिन दे देता है। फिर क्या होता है, आगे जब प्रोसीडिंग चलती है, 6 महीने की डेट पड़ती है म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स के लिए, तो 6 महीने के बाद क्या होता है, पत्नी का यहाँ पर मन बदल जाता है। उसके मन में कुछ लालच आ जाता है कि इस पर तो इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, और ये तो मुझे केवल 50 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में ये पूरा मामला तय करना चाहता है, ठीक है। तो उसके मन में लालच आ जाता है, या कोई और उचित कारण हो, जैसे कि उसके मन में अभी पति के प्रति प्रेम थोड़ा बहुत रहा हो, इसलिए वो डिवोर्स नहीं देना चाहती हो। और इन टर्म कंडीशन में बच्चों का भी लिखा जाता है, यदि बच्चे हैं तो किसके पास उसकी कस्टडी रहेगी, ठीक है, कौन उसका भरण पोषण करेगा, ये भी कंडीशंस लिखी जाती हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके जीवन से जुड़े, वो इस सेटलमेंट एग्रीमेंट में तय कर लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब लास्ट स्टेज आती है, सेकंड मोशन आता है, फर्स्ट मोशन में तो डिवोर्स पिटीशन दाखिल हो गई, सेकंड मोशन आता है जो लास्ट स्टेज आती है डिवोर्स की म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर, तो पत्नी यहाँ पर पलट जाती है। पत्नी कहती है मैंने विचार किया, दोबारा अपने सोचा, रीथिंक किया, तो मैं इसे डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ, मेरा मन बदल गया है, ठीक है, जो भी कारण है मैं भले ही ये मेरे साथ शोषण करता है, ये करता है, लेकिन मेरे मन में इसके लिए थोड़ा हमदर्दी है। जो भी तर्क देती है तो वो मना कर देती है, अपनी कंसल्ट यहाँ पर वापस ले लेती है। यानी कि म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर जो डिवोर्स पिटीशन के लिए उसने कंसेंट दी थी अपनी, यहाँ पर वो राजी हुई थी, उसके लिए कंसेंट दी थी उसने, उस सहमति को वापस ले लेती है। जिससे क्या होता है, जो डिवोर्स पिटीशन है म्यूचुअल कंसेंट की, वो यहाँ पर विड्रॉ हो जाती है, या कह सकते हैं खारिज हो जाती है, क्योंकि जब दोनों राजी नहीं है तो पिटीशन कैसे चलेगी। और दोस्तों, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स पिटीशन का एक तरीका और होता है कि पति के द्वारा पहले डिवोर्स पिटीशन दाखिल की जाती है कि पत्नी मेरे साथ इस तरीके से उत्पीड़न कर रही है, मारपीट कर रही है, जैसे मेरा शोषण कर रही है, इस तरीके से किसी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पे आरोप लगाते हुए गिल्ट थ्योरी के आधार पर डिवोर्स पिटीशन दाखिल की जाती है। जब डिवोर्स पिटीशन दाखिल की जाती है, 1 साल 2 साल बीत जाते हैं,
तब दोनों राजी होते हैं कि हमें आपसी सहमति से डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो उसी पिटीशन को जो एक पक्ष के द्वारा दाखिल की गई थी, उसी को कन्वर्ट करने के लिए वो एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को, किसी को म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स पिटीशन में बदल दिया जाए। तो वो बदल जाती है, और जब समय बीतता है और पत्नी अपनी सहमति फिर वापस ले लेती है म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर, जब लास्ट स्टेज आती है, तो फिर वो म्यूचुअल कंसेंट की जो पिटीशन थी वो कन्वर्ट हुई थी, वो पार्ट खत्म हो जाता है, और एक तरफा जो दाखिल की गई थी गिल्ट थ्योरी पे, वो चलती रहती है। जैसे कि तो म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर जो डिवोर्स पिटीशन दाखिल की जाती है, वो पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। जो पहले डिवोर्स चल रहा था, वो डिवोर्स प्रोसीडिंग आगे चलती है। तो जो महिला है वो सेक्शन 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस मांगती है। यहाँ पर मेंटेनेंस किसके लिए मांगती है? मेंटेनेंस, पेंडेलेट एंड एक्सपेंसेस फॉर प्रोसीडिंग। तो जो इंटरिम मेंटेनेंस मांगती है वो, और जो उसके जो लिटिगेशन का खर्चा है वो मांगती है, सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो दोस्तों, क्या उसकी यहाँ पर जो एप्लीकेशन है मेंटेनेंस की सेक्शन 24 या अन्य के अंतर्गत, वो इज इट मेंटेनेबल? क्या उसे सुना जाएगा? क्योंकि वो तो अपनी शर्तों से यहाँ पर वापस, उसने तो एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट का पालन भी नहीं कर रही है, डिवोर्स भी नहीं दे रही है। इस तरीके से वो अपनी जो उसकी सहमति थी, कंसेंट थी, उसने वापस ले ली। क्या उसे मेंटेनेंस दिलाया जाना चाहिए? कोर्ट के साथ धोखाधड़ी कर रही है। ये जो दूसरा पक्ष है वो ये तर्क दे रहा है कि कोर्ट के साथ ये धोखाधड़ी कर रही है, कोर्ट को चीट कर रही है, इसे मेंटेनेंस मिलना ही नहीं चाहिए। क्या सच में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए? तो दोस्तों, यही महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है, और ये डिसाइड किया गया अभी जो 16 दिसंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिसीजन आया। तो दोस्तों, इसमें जो इसका अपील नंबर था 73681/2024। तो दोस्तों, इसमें इसी महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन को डिस्कस किया गया कि इस तरीके से सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है, डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की जाती है और पत्नी मुकर जाती है लास्ट स्टेज पे, क्या उस पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? ये लीगल क्वेश्चन था। तो दोस्तों, उसमें फैक्ट्स क्या थे वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या, एक पति था जिसने की डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में दाखिल की थी, और डिवोर्स पिटीशन जब दाखिल की उसने, तो कुछ समय बाद पति पत्नी दोनों राजी हो गए कि हम म्यूचुअल कंसेंट से सारे डिस्प्यूट को यहाँ पर समाप्त कर लेते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने सेटलमेंट एग्रीमेंट किया, लेकिन लास्ट स्टेज पे जब जो लास्ट स्टेज थी ये सब डिसाइड होने के, जो म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स होने की, तो लास्ट में ही पत्नी यहाँ से मुकर गई, अपनी जो कंसेंट थी उससे मुकर गई, और उसने कहा कि मुझे डिवोर्स मैं नहीं लेना चाहती हूँ। तो उसे सेटलमेंट एग्रीमेंट था उसका इन्फोर्स नहीं हो पाया। उसके बाद इसी डिवोर्स की पिटीशन में उसने सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस की मांग की, लेकिन जो फैमिली कोर्ट थी जिसके समझिए सेक्शन 24 की एप्लीकेशन दाखिल की गई, उसने इसे खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए उसने क्या क्या कमेंट किए वो थोड़ा हम देख लेते हैं। एक बार जब उसने अपना विवाद सुलझा लिया और अपने सभी दावों को स्पष्ट कर दिया और खुद को समझौते की शर्तों से बांध लिया, तो उसे समझौते की शर्तों से पीछे हटने और समझौते की शर्तों से परे अपने अधिकार का विरोध करने का अधिकार नहीं है। समझौते की शर्तों से पीछे हटने के बाद वह खुद को उस स्थिति में नहीं ला सकती है जहां वह समझौते से पहले थी। मतलब कि उसने अपने आप को ये जो कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस थे, उन्हें बांध लिया था इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के आधार पर। ये फैमिली कोर्ट कह रही है, लोअर कोर्ट कह रही है, और वो पुरानी स्थिति में नहीं पहुंच सकती है क्योंकि उसने एग्रीमेंट कर लिया। तो एग्रीमेंट से जो पहले स्थिति वो उस स्थिति में नहीं पहुंच सकती है। मतलब कि जो उसका मेंटेनेंस का अधिकार था वो नहीं कर सकती है, मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है, ठीक है। इस तरीके के जो राइट्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकती है। न्यायालय से किए गए वादे का सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायालय के सामने आपने जो कंसेंट दी थी, न्यायालय के सामने जो आपने वचन दिया था, दूसरे पक्ष को न्यायालय के समक्ष जो वचन दिया था, तो उसका सम्मान करना चाहिए। जो लोग न्यायालय के साथ विश्वासघात करते हैं उन्हें न्यायालय से सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण टिप्पणी फैमिली कोर्ट के द्वारा की गई थी, और सेक्शन 24 की एप्लीकेशन जो पत्नी ने दाखिल की थी उसको खारिज
कर दिया गया था, ये कहते हुए कि आप तो कोर्ट के साथ ही यहाँ पर विश्वासघात कर रही हैं। आपने कई बार आप मुकरी, कई बार आप राजी हुई और लास्ट में अंततः आप मुकर गई सेटलमेंट एग्रीमेंट से, और इस एग्रीमेंट का इन्फोर्समेंट नहीं हो पाया। तो दोस्तों, पत्नी यहाँ पर एग्रीव्ड पार्टी थी, और जो ये ऑर्डर हुआ था डेटेड 15 अप्रैल 2024 को ये फैमिली कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया था। इसके अगेंस्ट एग्रीव्ड पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट गई, और दिल्ली हाई कोर्ट में जो पत्नी के अधिवक्ता थे, जो अपीलकर्ता के विद्वान एडवोकेट थे, जो काउंसिल थे, उन्होंने ये तर्क दिया कि जो विवादित आदेश फैमिली कोर्ट के द्वारा पारित किया गया, पूरी तरह ये कानून की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी कि बच्चों के बीच किया गया उक्त समझौता प्रभावी नहीं हुआ था, मतलब वो यहाँ पर इन्फोर्स नहीं हो पाया था, उसका पूरा पालन ही नहीं हो पाया था। वो तो अपीलकर्ता को समझौते की शर्तों से बांधकर भरण पोषण के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिन्हें वास्तव में कभी प्रभावी नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह दृष्टिकोण रजत गुप्ता बनाम रूपाली गुप्ता 2018 SCC के फैसले के विपरीत है। तो जो अपीलकर्ता के एडवोकेट थे, यानी कि पत्नी के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने ये तर्क दिया कि ये सेटलमेंट को तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ ही नहीं था, इसका इन्फोर्समेंट ही नहीं हो पाया था। तो फैमिली कोर्ट ने फिर भी इसे ज़बरदस्ती हमें बाइंड किया और हमारा मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, और इसमें एक साइटेशन भी दी गई, रजत गुप्ता बनाम रूपाली गुप्ता 2018, और कहा गया कि ये इसमें भी इसी तरीके के फैक्ट्स थे, और ये जो आदेश दिया गया था इस वाले मामले में, उसके भी विपरीत है ये फैमिली कोर्ट का फैसला। ये तर्क दिया गया, और जो हस्बैंड के काउंसिल थे उनके द्वारा ये तर्क दिया गया कि जो समझौता हुआ था उसे कभी लागू नहीं किया गया, क्योंकि समझौते के संदर्भ में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए थे, इसलिए विद्वान पारिवारिक न्यायालय का यह मानना उचित था कि वह समझौते की शर्तों से बंधी रहेगी। तो उन्होंने तर्क दिया, क्योंकि यहाँ पर ये बात तो सही है कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ था उसका इन्फोर्स नहीं हो पाया था, वो लागू नहीं हुआ था, लेकिन दोनों ने ये बयान जो दर्ज कराए थे कि हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो कोर्ट के समक्ष उन्होंने यहाँ पर बयान दर्ज करा दिए थे, इसीलिए फैमिली कोर्ट ने उन्हें यहाँ पर उसकी शर्तों से बांधा। ये जो दोनों पक्षों के काउंसिल के द्वारा जो तर्क दिए गए थे वो महत्वपूर्ण है, दोनों पक्षों को सुना गया, और जो दिल्ली हाई कोर्ट थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे यहाँ पर इस जो पिटीशन ये दाखिल की गई थी, अपील दाखिल की गई थी, इसको स्वीकार किया, और ये कहा कि इस तरीके से ये जो फैसला दिया गया था, सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को खारिज किया गया था, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो कंसेंट की बात है, तो डिवोर्स जब तक हो नहीं जाता उससे पहले कभी भी ये दोनों पक्षों में से कोई भी इस अपनी कंसेंट को वापस ले सकता है, और क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था ये यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ था, इन्फोर्स नहीं हुआ था, इसीलिए इसकी शर्तें लागू नहीं होती हैं। दोनों पक्षों में से कोई भी अपनी यहाँ पर कंसेंट वापस ले सकता है, और उनके जो राइट्स हैं वो पूर्ण रहते हैं। जो पत्नी का राइट है मेंटेनेंस का, वो बरकरार रहता है, और अपनी कंसेंट लेने के बाद भी वो मेंटेनेंस यहाँ पर मांग सकती है। तो फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या अहम टिप्पणियां की, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश को, जो फैमिली कोर्ट का आदेश था, उसको खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य को पूरी तरह नज़रअंदाज किया है कि पति पत्नी के बीच में जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ था वो कभी लागू ही नहीं हो पाया, मतलब कि वो उसका इन्फोर्स ही नहीं हुआ था, तो कैसे उसे शर्तों से बांधा रखा जा सकता है पत्नी को। फैमिली कोर्ट ने रजत गुप्ता बनाम रूपाली गुप्ता 2018 के फैसले को भी प्रकाश में नहीं लिया, उसे भी नहीं देखा, जिसमें इसी तरीके के तथ्य थे, और ये स्पष्ट कहा गया था कि पत्नी को इस तरीके से शर्तों से बांधा नहीं रखा जा सकता है। पत्नी अपनी जो सहमति कंसेंट दी थी वो वापस ले सकती है, और जो उसके राइट्स होते हैं मेंटेनेंस के संबंध में, और भी जो राइट्स हैं वो बरकरार रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो फैसला था रजत गुप्ता बनाम
रूपाली गुप्ता 2018, उस पर भी फैमिली कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, और बल्कि किस फैसले पे ध्यान दिया, 2016 का जो सिंगल बेंच का फैसला था अनामिका खुराना बनाम राजीव खुराना। तो ये पुराना फैसला था, 2016 का था फैसला था, और ये सिंगल बेंच का फैसला था। और जो 2018 का फैसला था रजत गुप्ता बनाम रूपाली गुप्ता, ये डिविजनल बेंच का फैसला था। इसमें कई सारे जजेस थे, तो वो इस पे वो ये ओवर रूल्ड हो गई थी। जो ये साइटेशन है अनामिका खुराना बनाम राजीव खुराना, इसके बाद दूसरा फैसला आ चुका था और ये ओवर रूल्ड हो चुकी थी। फिर भी इस पर भरोसा किया, जो कि गलत था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि महिला ने शुरू में समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया था, तो भी इस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि रजत गुप्ता बनाम रूपाली गुप्ता 2018 के मामले में यह साफ कर दिया गया है कि यदि कोई समझौता लागू नहीं किया गया है तो वह किसी भी पक्ष पर बाध्यकारी नहीं होगा। तो रजत गुप्ता बनाम रूपाली गुप्ता में ये स्पष्ट तौर पे स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि कोई एग्रीमेंट किया गया है और वो लागू नहीं हुआ है तो वो किसी भी पक्ष पर वो बाध्यकारी नहीं होगा। इसीलिए जो फैमिली कोर्ट का यह कहना कि 1/12/2012 के समझौते के कारण महिला ने अपने बच्चे के भरण पोषण का अधिकार खो दिया था। उसने एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट में शर्तें लिखी थी, अपने और अपने बच्चे के भरण पोषण के बारे में भी शर्तें लिखी थी। तो यह कहना कि उसने जो एग्रीमेंट किया था उसके आधार पे उसने अपने और अपने बच्चे का भरण पोषण का अधिकार खो दिया, यानी कि उसके संबंध में पिटीशन कोर्ट में नहीं डाल सकती, ये पूरा कानूनी तौर पे गलत है। जब यह स्वीकार किया गया है कि समझौता लागू ही नहीं हुआ था, तो महिला को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत भरण पोषण के अधिकार से वंचित कैसे किया जा सकता है, कैसे उसका ये अधिकार है मेंटेनेंस का वो छीना जा सकता है। और इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर था, जिसमें सेक्शन 24 की एप्लीकेशन, जो मेंटेनेंस का जो महिला के मेंटेनेंस का अधिकार था वो सीज्ड हुआ था, उसको खारिज कर दिया गया।